तो एपिसोड 3 की शुरुआत होती है जहां हम देखते हैं कि ये मिंग जियारूरो से पूछ रही होती है कि क्या तुम सच में मुझे किसी कमरे में बंद करके मारना नहीं चाहती हो। ये बात सुनते ही जियारूरो ये मिंग को पीछे हटाने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से ये मिंग पानी में गिरने वाली होती है। लेकिन तभी सब कुछ रुक जाता है और ये मिंग ऐसा सोचती है कि ये रुक क्यों गया, कुछ चल क्यों नहीं रहा है। फिर अचानक कीबोर्ड की आवाज़ आती है और उसके बाद ये मिंग पानी में गिर जाती है। और जब वो पानी में गिरती है तो नान हैंग उसे देख लेता है और वो भी पानी में कूद जाता है। जब वो नान हैंग को पानी में कूदते हुए देखती है तो वो ये सोचती है, ये तो एकदम नान फेंग जैसा लग रहा है। और वो ये सोचती है, इसके हाथों बचने से अच्छा है मैं मर जाऊं। और वो दूसरी तरफ स्विम करना शुरू कर देती है, पर नान हैंग उसको पकड़ लेता है और ऊपर ले आने लगता है। तभी 18th प्रिंस वहां भागते हुए आते हैं और पूछते हैं, येटिंग तुम ठीक तो हो? मैंने सुना कोई पानी में गिर गया। जिस पे येटिंग बोलती है, मैं तो बाहर हूँ, मैं तो ठीक हूँ, वो तो मेरी बहन है जो पानी में गिर गई है, जिसे नान हैंग कूद के बचाने गए हैं। तो 18 प्रिंस पूछते हैं, हैंग ऐसा हो ही नहीं सकता। तभी नान हैंग ये मिंग को लेके ऊपर आते हैं और उनका जो पर्सनल असिस्टेंट होता है वो एक श्रग ले आता है ये मिंग को पहनने के लिए। फिर ये मिंग को याद आता है कि ये तो वही सीन है जिससे ये मिंग को प्यार हो जाता है, तो वो श्रग लेने से मना कर देती है और कहती है कि मुझे जाना चाहिए, मुझे कहीं और होना है इस टाइम पे। तो वो जा रही होती है, तभी जियारूरो उसको रास्ता रोक लेती है और कहती है, तुमने जानबूझ के पानी में कूदा ताकि तुम 7 प्रिंस को सेड्यूस कर सको। जिस पे येमिंग बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। जिस पे जियारूरो कहती है कि तुम ही तो कह रही थी कि तुमसे जनरल चू भी शादी करना चाहते थे। और जैसे ही वो बोलने वाली होती है कि 7th प्रिंस भी, तभी येमिंग उसका मुंह बंद कर देती है। और उधर दूसरी तरफ ये टिंग येमिंग से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। जिस पे येमिंग बोलती है कि मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। और वो नान हैंग की तरफ देखती है तो वो बस मुस्कुरा रहा होता है। तो येमिंग मन ही मन सोचती है कि ये अभी भी नाटक कर रहा है और वो मन ही मन सोचती है कि ये स्क्रिप्ट यहीं एंड हो जानी चाहिए। और वो नान हैंग की तरफ जाती है और उसको एक थप्पड़ मारने वाली होती है कि नान हैंग उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछता है, ये तुम क्या कर रही हो? जिस पे येमिंग बोलती है कि तुमने मेरी जान इसीलिए बचाई ना क्योंकि तुम मेरी फैमिली पावर चाहते हो। तो नानिंग बोलता है, तो क्या मुझे तुम्हें वहां मरने के लिए छोड़ देना चाहिए था? जिस पे येमिंग बोलती है, हाँ छोड़ देना चाहिए था। और ये बोल के वो वापस जाने ही वाली होती है कि तभी वापस कीबोर्ड की आवाज आती है और दिखाया जाता है कि ये मिंग नान हैंग का हाथ पकड़े हुए पूछ रही है बहुत प्यार से कि क्या आप वही हैं जिसने मेरी जान बचाई। जिसपे नान हैंग थोड़ा शॉक्ड रहता है, पर ये मिंग बोलती है कि मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं दे सकती, लेकिन इस काइंडनेस को रिपे करने के लिए मैं आपसे शादी करना चाहूँगी। और ये मिंग नान हैंग का हाथ नहीं छोड़ रही होती है। तो नान हैंग झटके से अपना हाथ हटाता है, तो जैसे ही वो दूर जाने की कोशिश करता है ये मिंग उसको किस करने लगती है। फिर ये मिंग झटके से दूर हटती है तो इस बार वापस से कीबोर्ड की साउंड आती है और नान हैंग वापस जा ही रहा होता है कि वो फिर मुड़ के ये मिंग को आके किस करने लगता है। तो दोनों ये सोच रहे होते हैं कि मैं अपनी बॉडी को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा। और ये मिंग ये सोच रही होती है कि ये स्टूपिड राइटर, मैं इसे बहुत ज़्यादा नफरत करती हूँ। फिर कुछ देर बाद उन दोनों की किस जब टूटती है, अचानक से वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। और नान हैंग फुगई से बोलते हैं कि इस औरत को यहाँ से दूर ले जाओ। तो इस पे ये मिंग बोलती है कि यहाँ मेरा फ़ायदा उठाया जा रहा है और ये तो नान हैंग की पहली किस है। जिस पे सब बातें करने लगते हैं कि क्या ये इनकी पहली किस है, ये इतने ज़्यादा इनोसेंट थे। तो फुगुई येमिंग का मुंह बंद करते हैं और उसको वहाँ से दूर लेके चले जाते हैं। लेकिन फिर ये बात हर जगह फैल जाती है कि नानैंग की पहली किस स्टोल कर ली गई है और वो स्टोल करने वाली कोई और नहीं, मिस्टर सॉन्ग की बड़ी बेटी है। फिर सब अलग अलग नुस्खे बताने लगते हैं कि ये वही परफ्यूम था जिसको लगाने के बाद येमिंग ने नानैंग को अट्रैक्ट किया और ये वही हेयर पिन है जो दोनों मैच करके पहनते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये मिंग खुद को समझा रही होती है कि तुम एक एक्ट्रेस हो और तुमने एक किसिंग सीन ही तो की है, वो भी अपने को स्टार के साथ। सब ऐसा करते हैं, ये नॉर्मल है। बस फर्क ये है कि जो तुम्हारा को स्टार है वो कुछ ज़्यादा ही परवर्ट है। फिर वो सोचती है कि मैं ऐसे घटिया ड्रामे की कभी पार्ट नहीं बनी थी। स्क्रिप्ट राइटर, क्या आप मेरे साथ थोड़ा सा अच्छे हो सकते हैं? फिर वो सोचती है
कि स्टोरी के साथ चलने का मतलब ये तो नहीं कि उसके एक्टर्स को ह्यूमिलिएट करना। तभी उसकी दोनों दासियां आ जाती हैं और पूछती हैं, क्या आपने सच में नानहेंग का कुछ बहुत ही खास चुरा लिया? जिस पे दूसरी दासी बोलती है कि आपके अंदर क्या आ गया था? तो उस पे ये मिंग बोलती है कि ये सब छोड़ो, ये बताओ कि वहां जाने के लिए मुझे किसने बोला था? तो वो दोनों दासियां एक दूसरे की तरफ पॉइंट करने लगती हैं। फिर येमिंग वापस उसी बोर्ड के पास जाती है जहाँ उसने पूरी स्क्रिप्ट लिखी थी। तो उसे ये समझ में आता है कि वो अकेली है जिसको पूरी स्क्रिप्ट के बारे में पता है। और फिर उसे समझ में आता है कि जो कुछ भी हुआ वहाँ पे वो स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ही हुआ था। वो फोर्सफुली उसका पैलेस में जाना, फिर वहाँ पे पानी में गिरना, फिर उसका नानिंग के द्वारा बचाया जाना, और फिर वो अनकंट्रोलेबल किस, वो सब स्क्रिप्टेड है और उसे बदला नहीं जा सकता। जिस पे येमिंग सोचती है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ नानहेंग से नहीं बल्कि पूरी की पूरी स्क्रिप्ट से लड़ना पड़ेगा। फिर हमें दिखाया जाता है नानहेंग के पैलेस में, जहाँ वो बैठा होता है और फुगुई बोलता है कि मैंने एक ऐलान कर दिया है कि कोई भी अगर बात करेगा इस बारे में जो आज रॉयल गार्डन में हुआ, तो नानहेंग बस खांस देता है। फिर फुगुई बोलता है कि अगर कोई भी कुछ बोलेगा तो फिर नानहेंग खांस देता है। जिसपे फुगुई बोलता है कि आपको कोल्ड हो गया है और उन्हें सूप पीने के लिए देता है। फिर वो नानहेंग से बोलता है कि ये आपकी बहुत ही अच्छी ट्रिक थी कि आपने सबसे पहले मिस सॉन्ग को पानी में गिरवाया और फिर बचाया और फिर उन्हें किस भी किया। तो फिर उसमें नानहेंग बोलता है कि मैं ये सब करना नहीं चाहता था। तो फुगुई पूछता है तो आपने ये सब किया क्यों? तो जिसपे नानहेंग बोलता है कि ये मिंग ने ज़रूर कोई इविल स्पेल मेरे ऊपर डाल दिया होगा। जिसपे फुगुई बोलता है कि हाँ, अब मुझे सब समझ में आ गया, वरना आपके जैसा इतना इनोसेंट इंसान ऐसा कैसे कर सकता है? और वो बोलता है कि क्या मैं कुछ टेम्पल के मास्टर को बुलाऊं एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करने के लिए? फिर फुगुई बोलता है कि ऐसे ही नहीं, मिस्टर चू ने अभी तक शादी नहीं की। तो नानहेंग बोलता है कि जनरल चू इस वजह से शादी नहीं कर रहे थे। तो फुगुई बोलता है कि हाँ, जनरल चू भी हमारी तरह एक अकेला आदमी है। फिर फुगुई बताता है कि ये मिंग 6 साल की थी जब लॉर्ड शान्यू ने उनकी और जनरल चू की शादी फिक्स की थी, और इसको राजा ने भी अप्रूव किया था। और आप उस टाइम कोल्ड पैलेस में थे, इसलिए आपको इन सब के बारे में नहीं पता। लेकिन उसके बाद ऐसा लगा कि ये शादी कैंसिल हो गई है, लेकिन फिर भी जनरल चू ने आज तक कोई शादी नहीं की है और ऐसा लगता है कि वो अभी भी ये मिंग की वेट कर रहे हैं। जिसपे नानहेंग बोलते हैं कि मुझे ये सब नहीं पता था, इसका मतलब जनरल चू उससे ऑब्सेस्ड है। वो बोलते हैं कि जो तुमने ऑर्डर दिया था कि ये बात कहीं ना फैले, उसको हटा दो। मैं चाहता हूँ कि ये बात हर कोने में फैले। तभी एक सोल्जर आके नानहेंग को बताता है कि चांसलर गांव आए हैं। तो नानहेंग उनके पास जाते हैं और बोलते हैं कि आप यहाँ क्यों हैं? आपको तो हुआई रीजन में होना चाहिए था। जिस पे चांसलर गांव बोलते हैं कि राजा ने आदेश दिया है कि सूप किचन 18 प्रिंस संभाले। तो जिसमें नानहेंग बोलता है कि ये कोई सीक्रेट नहीं है, राजा हमेशा ही 18 प्रिंस को फेवर करते हैं। तो उस पे गांव बोलते हैं कि आपको कोई प्लान है? जिसपे नानहेंग बोलते हैं कि मेरे जो सोल्जर्स हैं नेशन के अराउंड, और जो मेरी 20,000 की श्वानजिया आर्मी है, वो शियान्यू के आर्मी से कम नहीं है, लेकिन उसके हाथों में वो गाइड बुक है, मेथड ऑफ वेपन फोर्जिंग। अगर वो हमारी आर्मी के पास हो तो हम अपने आप को ज़्यादा अच्छे से बचा सकते हैं और हमारे जीतने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। फिर नानहेंग पूछता है कि कोई अच्छी खबर है? जिसपे गांव बोलते हैं कि जनरल चू अक्सर अपनी फियांसी को लेटर्स भेजते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो गाइड बुक अभी फियांसी के पास ही होगी। तो नानहेंग पूछता है कि ये मिंग, जिसपे गांव बोलते हैं कि आप उसे जानते हैं? तो नानहेंग सोचता है कि मैंने ऐसा सोचा था कि ये मिंग से शादी कर लूंगा, पर मुझे नहीं पता था कि ये इतने सारे सरप्राइजेस लेके आएगी। और दूसरे ही दिन नानहेंग लाइज हाउस यानी ये मिंग के पैलेस में बहुत सारे पैसे, मिठाइयाँ और कपड़े भिजवाता है, जिसे देखकर ये मिंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है कि तभी फुगुई बताता है कि नानहेंग ने ये आपके लिए तोहफे भेजे हैं और कहा है कि आप उनसे मिल लें। जिसपे ये मिंग सैड सा फेस बनाकर बोलती है कि ये सब नानहेंग की तरफ से है, मैं ये सब नहीं ले सकती, और सामान सहित फुगुई को बाहर भिजवा देती है और गेट बंद करवा लेती है। फिर फुगुई वहीं खड़े हुए नानहेंग से आके बताता है कि ये मिंग ने सारे गिफ्ट्स को डिक्लाइन कर दिया है और उससे मिलने का ऑफर भी। जिस पे नानहेंग बोलता है कि वो नखरे दिखा रही है, लेकिन मैं भी वही करूँगा जो मैं चाहता हूँ और वो करने से वो मुझे रोक नहीं सकती।
फिर दूसरे दिन ये मिंग एक शॉप पर एक ज्वेलरी देख रही होती है, तभी फुगुई वहाँ आता है और वो पूरी ज्वेलरी की शॉप खरीद कर ये मिंग को दे देता है। जब ये मिंग पीछे देखती है तो नानिंग वहीं बैठा होता है। उसे देखकर ये मिंग फिर भाग जाती है। फिर दूसरे दिन वो शुगर कैंडी की स्टिक खा रही होती है तो अचानक वहाँ पे सोल्जर्स आते हैं और उसे ढेर सारी शुगर कैंडी की स्टिक दे देते हैं। ये देखकर फिर ये मिंग वहाँ से भाग जाती है। फिर तीसरे दिन जब वो अपने पैलेस के ही अंदर घूम रही होती है तो हर जगह नानी की ही बातें हो रही होती हैं। यहाँ तक कि बर्ड भी सेवन प्रिंस का ही नाम ले रही होती है, जिस पे येमिंग बोलती है कि गॉड, मुझे मेन लीड का रोल नहीं चाहिए। वहीं दूसरी ओर गेटिंग के बारे में दिखाया जा रहा होता है, जहाँ उसकी माँ बोल रही होती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि 18 प्रिंस का अटेंशन अपनी तरफ खींचना, जिस पे येटिंग बोलती है कि मुझे शादी ही नहीं करनी है, जिस पे उसकी माँ बोलती है कि जब सारे बैचलर्स खत्म हो जाएंगे तो तुम्हें ज़रूर पछतावा होगा। इस पे येटिंग उठती है और अपनी दासी के साथ बाहर चली जाती है। फिर येटिंग की माँ देखती है कि येटिंग ने एक पोयम लिखी है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसकी माँ उसमें कुछ बदलाव कर रही है। फिर हमें लाइज हाउस दिखाया जाता है, जहाँ पे बाहर नानिंग खड़ा होता है और अंदर से ये मिंग की दासी बाहर आती है और बोलती है कि ये मिंग अभी बीमार है, जिस पे फुगुई बोलता है कि ये हमारा 10th विजिट है, जिसमें से 7 में ये मिंग बीमार ही है। पर रॉयल गार्डन में तो वो इतनी बीमार लग नहीं रही थी। जिस पे वो दासी बोलती है कि उन्हें आज कोल्ड हो गया, जिस पे नानिंग एक बक्सा खुलवा के दिखाता है और बोलता है चाहे वो कोल्ड हो, डायरिया हो या कोई बहुत ही खतरनाक बीमारी हो, इसमें सारी चीज़ों के लिए दवा है। फिर वहीं फुगुई बोलता है कि उस दिन के बाद से वो बात पूरी जगह फैल गई है, तो ऐसे ना मिलकर क्या ये मिंग ये दिखाना चाहती है कि अब ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है। फिर उसकी दासी ये सारी चीज़ येमिंग को बताती है तो येमिंग बोलती है कि क्या उसने ऐसा कहा। उसके बाद उसकी दासी ये भी बोलती है कि नानिंग ने बोला है कि आज वो येमिंग से ज़रूर मिलेगा, तो ये रेजिस्टेंस ना दिखाए और उससे मिल ले। फिर ये मिंग सोचती है कि ये तो सीधा सीधा ब्लैकमेल है। फिर वो अचानक से सोचती है कि लेकिन ऐसा प्लॉट तो स्क्रिप्ट में कहीं था ही नहीं कि नानहेंग मुझसे पैशनेटली मिलना चाहता हो। तभी उसकी एक दासी आकर बोलती है कि नानहेंग और उसके आदमी अंदर घुस आए हैं, जिस पे ये मिंग बोलती है कि तुम दोनों मेरे लिए कवर करो और मैं यहाँ से भागती हूँ। तभी एक और दास अंदर आता है और वो कहता है कि मास्टर और नानहेंग दोनों आपसे मिलना चाहते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये मिंग के पिता और नानहेंग आपस में बात कर रहे होते हैं और चाय पी रहे होते हैं, जहाँ ये मिंग के पिता बोलते हैं कि मेरी बेटी तो एक आम सी लड़की है, उसे कुछ भी नहीं आता है और आप इतने अच्छे इंसान हैं, आपका और उसका कोई भी मेल नहीं है। जिस पे नानहेंग बोलते हैं कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, मैं ये मिंग के नेचुरल बिहेवियर से ही उसको पसंद करता हूँ। फिर ये मिंग के पिता बोलते हैं कि आपके और उसके में ज़मीन आसमान का अंतर है और आप तो अभी आगे और भी ज़्यादा अचीवमेंट करेंगे, पर हमारी फैमिली में मैं तो अब यंग नहीं रहा, तो मैं आपकी मदद भी नहीं कर सकता हूँ। जिस पे नानिंग बोलता है कि मैं और मिस सोंग प्यार करते हैं, तो आप हमारी मदद करने के बारे में क्यों सोच रहे हैं, और जब तक आप मेरी केयर के अंदर मिस सोंग को भेजने के लिए तैयार हैं, तो आपके मरने के बाद मैं सोंग परिवार की पूरी जिम्मेदारी निभाऊंगा। तभी वहाँ ये मिंग भी आ जाती है, तो नानहिंग उससे पूछता है कि तुम्हारा कोल्ड ठीक हो गया, जिस पे ये मिंग थोड़ा सा खांस कर बोलती है कि कोल्ड तो ठीक हो गया लेकिन थोड़ी सी खांसी है, और मन ही मन सोचती है कि मेरे पिता और नानहिंग के रिश्ते तो कभी अच्छे नहीं थे, तो उन्होंने इन्हें आज यहाँ क्यों बुलाया है। तभी उसके पिता ऐसा बोलते हैं कि तुमने मुझे बताया था कि तुम दोनों के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी रॉयल गार्डन में, तो इसीलिए मैंने नानहेंग को यहाँ बुलाया है ताकि सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। जिस पे नानहेंग बोलता है कि मैं और मिस सॉन्ग प्यार करते हैं, हमारे बीच कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। जिस पे ये मिंग के पिता बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, ये मिंग की शादी बचपन में ही जनरल चू के साथ तय हो चुकी है, तो मेरी बेटी को आपके लिए कोई फीलिंग नहीं है, आप इसकी फीलिंग को गलत मत समझिए। जिस पे नानहिंग बोलता है कि क्या आप ऐसा कहना चाहते हैं कि मैं ज़्यादा सोचता हूँ, तो इस पे ये मिंग के पिता बोलते हैं कि ये मिंग तुम ही बताओ, मेरे और नानहिंग में से सही कौन है। तो उस पे नानहिंग भी बोलता है कि हाँ बताओ कौन सही है। इसके बाद ये मिंग थोड़ा शांत हो जाती है, तो नानहिंग बोलता है कि अगर आपको याद हो कि मैंने आपको लेक में आकर बचाया था और अगर आप भूल गई हैं कि उसके बाद क्या हुआ था, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है बताने में।
जिस पे ये मिंग खांसती है और बोलती है कि आपने मुझे बचाया, ये मेरी खुशकिस्मती है, लेकिन प्यार वो फोर्स नहीं किया जा सकता। और आप ऐसा मान लीजिए कि जो उस दिन मैंने किया वो मैंने नशे की हालत में किया। और मेरा छोड़िए, आप तो मार्शल आर्ट के एक्सपर्ट हैं। जब मैं ऐसा कर रही थी तो आपने मुझे ऐसा करते हुए रोका क्यों नहीं? जिस पे ये मिंग के पिता सोचते हैं कि ये मिंग आज इतनी अलग क्यों लग रही है। और फिर येमिंग बोलती है कि हमें अलग अलग रास्ते चले जाना चाहिए। जिस पे येमिंग के पिता बोलते हैं कि आज के बाद कभी भी तुम्हें पीनी नहीं है। और उस पे येमिंग हाँ में सर हिलाती है। फिर येमिंग के पिता बोलते हैं कि अब तो मिसअंडरस्टैंडिंग भी सॉल्व हो गई। जिस पे नानहिंग बोलता है कि अगर ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो अच्छा हुआ ये सॉल्व हो गई। अब मैं आपको कभी भी परेशान नहीं करूँगा। इसके बाद नानहेंग येमिंग को बोलते हैं कि क्या तुम मुझे बाहर तक सी ऑफ करने आओगी। जिस पे येमिंग बोलती है कि ये अप्रोप्रिएट नहीं होगा, फिर सब हमारे बारे में बातें करेंगे। और इस पे येमिंग के पापा बोलते हैं कि जाओ। जिस पे येमिंग नानहेंग को बाहर छोड़ने के लिए चली जाती है। फिर बाहर जाने के बाद नानहेंग फुगुई को बोलता है कि तुम आगे जाओ और देखो कि कोई आए ना, मुझे मिस सॉन्ग से कुछ बात करनी है। उसके बाद फुगुई आगे जाता है और नानहेंग येमिंग के पास आता है और उसकी पिंकी फिंगर को अपने पिंकी फिंगर में फंसा देखता है। तो जिस पे येमिंग बोलती है कि ये क्या कर रहे हो। तो इस पे नानहेंग येमिंग को बताता है कि उस दिन तुम्ही ने मुझे कंट्रोल किया था। तो येमिंग वापस सोचती है तो हाँ, उस दिन येमिंग ने नानहेंग की पिंकी फिंगर पकड़ी थी। जिस पे येमिंग कहती है कि तुम भी कंट्रोल में थे। तो उस पे नानहेंग बोलता है तुम भी का क्या मतलब? नाटक करना बंद करो और बताओ तुमने कौन सा स्पेल किया था मेरे ऊपर। जिसपे येमिंग कहती है मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो। जिसपे नाहिंग बोलता है कि मैं तुम्हें फूल लगता हूँ कि इन सारी बातों में आ जाऊंगा, बताओ ये क्यों कर रही हूँ। जिसपे येमिंग सोचती है कि मैं इन्हें ये भी तो नहीं बता सकती कि ये स्क्रिप्ट है। तब तक नानहेंग येमिंग के ऊपर एक चाकू रख देता है और बोलता है बोलो। तो येमिंग जल्दी जल्दी में बोलती है कि ये सब मिस्टर स्क्रीन राइटर ने किया है। जिसपे नानहेंग बोलता है मिस्टर स्क्रीन राइटर? तो येमिंग बोलती है हाँ, स्क्रीन राइटर वो सबको कंट्रोल कर सकता है। और अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो तुम उसे गॉड ऑफ अर्थ बुद्धा की तरह ले सकते हो। फिर येमिंग बताती है कि उसने मुझे बहुत सारे ड्रीम्स दिखाए आपके बारे में, तो मैं इस दुनिया में आई हूँ आपको बचाने के लिए। हम एक ही तरफ हैं। तो नानिंग बोलता है भगवान, और उसने तुम्हें ड्रीम्स भेजे। जिस पे येमिंग बोलती है कि हाँ। तो नानिंग बोलता है कि तुम झूठ बोल रही हो। जिस पे येमिंग बोलती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। और फिर वो नानहेंग के बारे में सारी चीज़ें बताने लगती हैं कि उन्होंने 9 साल पे क्या किया, फिर 10 साल पे, फिर 11, फिर 12। पर नानहेंग बोलते हैं कि ये तुम किसी भी ओल्ड इंसान से पूछ लो तो तुम्हें बता ही देगा। फिर येमिंग बोलती है कि ठीक है, तुम्हें ये सब नहीं मानना तो ये बताओ कि जनरल चू और तुम्हारे बीच में क्या था। मैं वो सब जानती हूँ। फिर वो बताती है कि तुम और जनरल चू बहुत ही अच्छे दोस्त थे, लेकिन रानी के मरने के बाद तुम दोनों दुश्मन बन गए। मैं सब जानती हूँ। और वो बताती है कि यही नहीं, मैं सब जानती हूँ कि आपके इतना करने के बाद भी सब आपको गॉड ऑफ डेथ की तरह ही देखते हैं। और वही नहीं, यहाँ तक कि राजा भी आपको नहीं बल्कि 18 प्रिंस को ज़्यादा मानते हैं। और इसी वजह से आपको रिवोल्ट करना था और आपको वो सब चाहिए था जो आपका होना चाहिए था। इसके बाद नानहिंग बोलता है कि मैंने तुम्हें सच में अंडर एस्टिमेट किया। जिस पे ये में खुशी हो रही होती है कि तभी नानहिंग बोलता है कि ये सब तुम्हें किसने बताया, जनरल चू ने या फिर सोंग यूड ने। तो इस पे येमिंग बोलती है कि तुम्हें अभी भी इन सारी चीज़ों पे भरोसा नहीं है। और येमिंग बोल ही रही होती है कि तुम्हें क्या चाहिए, तभी उसको याद आता है कि एक सीन में नानहेंग येमिंग के पिता को मार रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि येमिंग और जनरल चू के बीच जो भी लेटर्स एक्सचेंज हुए हैं वो अभी दो। तो येमिंग के पिता पूछते हैं कि तुम्हें चाहिए क्या। तो वो बोलते हैं मेथड ऑफ वेपन फॉर्जिंग। और जैसे ही ये मिंग बोलती है द मेथड ऑफ वेपन फोर्जिंग, नानहेंग उससे पूछता है कि तुम सुन भी रही हो, तुम क्या कह रही हो। जिस पे ये मिंग बोलती है कि हाँ, मेथड ऑफ वेपन फोर्जिंग शियान्यू आर्मी की, और अगर तुम्हें वो चाहिए तो मैं हेल्प कर सकती हूँ। फिर ये मिंग बोलती है कि मैं सच में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, अब तो मुझे जाने दो। जिस पे नानहेंग बोलता है कि ठीक है, आज जो भी हमारे बीच हुआ ये किसी को भी पता नहीं होना चाहिए। आज के बाद हम एक साथ हैं। और इसके बाद नानिंग वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद ये मिंग मेथड ऑफ वेपन फोर्जिंग के लिए खोज करना शुरू कर देती है। वो ये बोल रही होती है कि मुझे ये कहाँ मिलेगा, और कहती है कि स्क्रिप्ट में तो ऐसा ही लिखा था कि जनरल चू ने जो मुझे लेटर्स लिखे थे वो उसी में था, लेकिन ये पैलेस इतने ज़्यादा बड़े हैं कि मुझे कहाँ मिलेगा वो सब।
फिर ये मिंग एक एक करके जनरल चू के दिए हुए सारे लेटर्स खोल खोल के देखती है। फिर अचानक उसे मिलता है द मेथड ऑफ वेपन फोर्जिंग, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं लिखा होता है। वहीं दूसरी तरफ हमें नानहेंग की तरफ दिखाया जाता है, तो वहाँ फुगुई भागते हुए आता है और बताता है कि ये मिंग बहुत ही ज़्यादा रिजर्व रहने वाली एक लड़की है। ना वो ज़्यादा पैलेस में आती है, ना वो आपके बारे में इतना ज़्यादा ध्यान देती है। जिस पे नानहेंग बोलता है कि मेरे बारे में ध्यान नहीं देती, लेकिन इतना सब कुछ पता है। उस पे फुगुई बोलता है कि आज जो ये मिंग ने बोला वो सच ही होगा। जिस पे नानहेंग बोलता है कि मैं सुपरनैचुरल चीज़ों में विश्वास नहीं करता, और वो जिसके लिए भी लॉयल है उसका मुंह बंद ही होना चाहिए। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है।